आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो चलिए फर्स्ट पेज पे चलते हैं और इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो चलिए इसको इंग्लिश में रीड करते हैं, फिर हिंदी में समझते हैं। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स either directly by eating plants or indirectly by eating animals that eat plants। तो जो एनिमल्स होते हैं उनको खाना कहाँ से मिलता है? उनको खाना प्लांट से मिलता है या तो उन एनिमल से मिलता है जो प्लांट्स खाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। Recall that all organisms, including human, require food for growth, repair and functioning of the body। तो सारे एनिमल्स जो है उनको फूड चाहिए। किस लिए चाहिए? अपने बॉडी को रिपेयर करने के लिए, काम करने के लिए, फंक्शन के लिए, ग्रोथ के लिए चाहिए। और ये भी बता दूं कि कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। You have studied in class 6 that food consists of many components. Try to recall and list them below. Carbohydrates, proteins, vitamins, minerals and fat, calcium। तो जो components of food हैं वो ये रहे: carbohydrates, proteins, vitamins, minerals, fat and calcium। The components of food such as carbohydrate are complex substances. These complex substances cannot be utilized as such, so they are broken down into simpler substances। जो कार्बोहाइड्रेट है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, बड़ा सब्सटेंस है, तो वो हम लोग एक साथ डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए उसको छोटा छोटा टुकड़ों में बांटा जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है। तो इस ब्रेक डाउन प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। इधर साफ साफ ये लिखा हुआ है, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। So they are broken down into simpler substances. The breakdown of complex substances of food into simpler substances is called digestion। तो ये डाइजेशन का जो डेफिनेशन है क्लियर हो गया है। तो अब हम समझते हैं कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग वे से न्यूट्रिशन लेते हैं, अलग अलग टाइप से खाना खाते हैं। तो चलिए वो पढ़ते हैं। The mode of taking food into the body varies in different organisms. Bees and hummingbirds suck the nectar of plants. Infants of human and many other animals feed on mother's milk. Snakes like python swallow the animal they prey upon. Some aquatic animals filter tiny food particles floating nearby and feed upon them। तो इधर कुछ वर्ड्स है जो इम्पोर्टेंट है, मैं उनके मतलब बता देता हूँ। इन्फेंट मतलब उसका रिप्रोडक्ट पार्ट, मतलब किसी का बच्चा। और प्रे मतलब होता है, प्रे मतलब उसका शिकार होता है। और एक्वाटिक एनिमल्स मतलब जो पानी में रहते हैं, सी में रहते हैं, इनको हम एक्वाटिक एनिमल्स बोलते हैं। तो चलिए हमने जो यहाँ पे पढ़ा उसे समझते हैं। बीज और हमिंग बर्ड्स जो होते हैं वो कहाँ से अपना न्यूट्रिशन पाते हैं? वो अपना न्यूट्रिशन फ्लावर से पाते हैं। वो फ्लावर का जूसेस चूस लेते हैं, नेक्टर चूस लेते हैं। और बहुत सारे एनिमल्स का बच्चा यानी इन्फेंट अपने मदर का मिल्क से अपना पेट भरते हैं, अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। और जो पाइथन्स है, बहुत सारे स्नेक्स भी ऐसे भी होते हैं जो अपने खाने को, प्रे को डायरेक्टली निगल लेते हैं, चबाते नहीं हैं हमारी तरह, डायरेक्टली निगल लेते हैं। जैसे कि पाइथन है, एनाकोंडा है और भी बहुत सारे। Some aquatic animals filter tiny food particle floating nearby and feed upon them। और कुछ पानी में रहने वाले भी जीव होते हैं जो पास में जो खाना उसको मिलता है उन्हें फिल्टर करके अपना न्यूट्रिशन कर लेते हैं, पेट भर लेते हैं। तो इधर फिल्टर का मतलब वो फिल्टर नहीं है जो आपके घर में लगा है, इधर फिल्टर का मतलब खोज लेते हैं, उनको सर्च कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि मेरे खाने लायक है या नहीं। तो चलिए अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। इधर आप देख सकते हैं अमेजिंग फैक्ट दिया हुआ है, ये इम्पोर्टेंट है, स्टारफिश के बारे में दिया हुआ है, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए इसको पढ़ते हैं। अमेजिंग फैक्ट:
Starfish feeds on animals covered by hard shells of calcium carbonate. After opening the shell, the starfish pops out its stomach through its mouth to eat the soft animal inside the shell. The stomach then goes back into the body and the food is slowly digested. तो ये जो फैक्ट है ये बहुत अमेजिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है. तो ये आपको जल्दी याद हो जाएगा. मैं इसको हिंदी में समझा देता हूँ. एक टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है जिसे हम स्टारफिश कहते हैं. वो कैसे अपना न्यूट्रिशन करता है, कैसे अपना पेट भरता है, वो इधर समझाया गया है. वो हार्ड शेल वाले ऑर्गेनिजम्स को खाता है. हार्ड शेल्स वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको खाता है. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ. कछुआ हो सकता है. कछुआ ही टाइप का मतलब कछुआ नहीं, कछुआ टाइप का मतलब कछुआ तो हार्ड शेल में रहता है. तो हार्ड शेल के अंदर का सॉफ्ट एनिमल्स ये स्टारफिश खाता है. और वो हार्ड शेल किस चीज़ से बना रहता है? कैल्शियम कार्बोनेट से. ये इम्पॉर्टेंट है कि स्टारफिश तो खाना खाता है, वो उसका शेल किस चीज़ से बना रहता है? उसका शेल बना रहता है कैल्शियम कार्बोनेट से. और ये स्टारफिश अपना स्टोमक बाहर निकालता है, फिर सॉफ्ट एनिमल को अपने अंदर ले लेता है, फिर उसको ग्रेजुअली धीरे धीरे डाइजेस्ट कर लेता है. तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं. ये वाला अच्छे से क्लियर हो गया है. डाइजेशन इन ह्यूमंस. इधर अब हम पढ़ेंगे हमारे बॉडी में, ह्यूमन के बॉडी में डाइजेशन कैसे होता है. तो चलिए इसको पढ़ते हैं. वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट. द अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ द फूड आर डेफिकेटेड. तो डेफिकेटेड का मतलब मैं बता देता हूँ. डेफिकेटेड मतलब उसका ज़रूरत नहीं है, हम लोग बाहर निकाल देते हैं. मैं इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. मतलब आपकी मम्मी जब खाना बनाती है तब सब्जियों के छिलके को डस्टबिन में डाल के बाहर फेंक देती है, या बाहर कहीं कचड़े के कोने में फेंक देती है. तो मतलब उसका ज़रूरत नहीं है, वो उसको डेफिकेट कर देती है, बाहर निकाल देती है. उसी तरह इधर भी डेफिकेट का मतलब यही है. जो हमारे बॉडी के वेस्ट पार्ट्स है वो हम लोग डेफिकेट कर देते हैं, और जो यूजेबल है, जो काम होता है, उसे यूटिलाइज कर देते हैं. यूटिलाइज का मतलब मैं आपको बता दूं, यूटिलाइज का मतलब इस्तेमाल कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं. किस लिए यूज़ करते हैं? अपना बॉडी का रिपेयर के लिए, मेंटेनेंस के लिए, फिर ग्रोथ के लिए भी यूज़ करते हैं. तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं. Have you ever wondered what happens to the food inside the body? The food passes through a continuous canal which begins at the buccal cavity and ends at the anus. तो हमारे स्टोमक, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है? एक कैनल है. कैनल मतलब एक पाथ होता है, एक रास्ता. एक कंटिन्यूस कैनल है, उधर से फूड पास होता है और धीरे धीरे ग्रेजुअली डाइजेस्ट होने लगता है. और ये कैनल कहाँ पे शुरू होता है? बकल कैविटी. आप इधर देख सकते हैं बकल कैविटी कहाँ पे है. बकल कैविटी यहाँ पे माउथ के पास में लोकेटेड है. तो बकल कैविटी में ये शुरू होता है कंटिन्यूअस कैनल, और ख़त्म कहाँ पे होता है? एनस में. एनस इधर है, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ. एनस इधर है, इस जगह पे है. तो एनस में ये कैनल ख़त्म होता है. तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं. The canal can be divided into various compartments. तो compartments एक वर्ड है, शायद आपको समझ ना आए इसलिए मैं समझा देता हूँ. तो compartments मतलब होता है एक छोटा छोटा रूम, कमरा. लोकली कंपार्टमेंट का मतलब ये होता है, लेकिन यहाँ पे कंपार्टमेंट का मतलब कुछ और है. यहाँ पे कंपार्टमेंट का मतलब है बहुत बड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम है. अलग अलग जगह पे अलग अलग कॉर्नर्स पे एक कंपार्टमेंट है. मतलब स्टोमक एक कंपार्टमेंट है, लार्ज इंटेस्टाइन एक कंपार्टमेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन एक कंपार्टमेंट है. वही इधर कंपार्टमेंट का मतलब है. चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का कंपार्टमेंट्स क्या क्या है, वो इधर लिखा हुआ है. तो कंपार्टमेंट्स ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम आर द बकल कैविटी, food pipe or oesophagus, stomach, small intestine, large intestine, ending at the rectum and the anus. तो आप सोच रहे होंगे ओइसोफेगस क्या है. तो ओइसोफेगस, अब आप बड़े हो गए हैं, हमेशा एक ही चीज़ नहीं पढ़ेंगे. तो फूड पाइप से अच्छा वर्ड है ओइसोफेगस, इसलिए इधर ओइसोफेगस दिया हुआ है. तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं. इज इट नॉट ए वेरी लॉन्ग पाथ?
These paths together form the alimentary canal और डाइजेस्टिव ट्रैक। तो ये बड़ा सा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये पूरा ओइसोफेगस से शुरू होते होते एनस तक, ये पूरा कैनल को हम क्या कहते हैं? एलिमेंटरी कैनल। आप अच्छे से समझ लीजिए, एलिमेंटरी कैनल का मतलब, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है एलिमेंटरी कैनल में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। The inner wall of the stomach and the small intestine and various glands associated with the canal, such as salivary glands, the liver, and the pancreas, secrete digestive juices. तो स्टोमक का जो इनर वॉल है, उसका अंदर का वॉल है, वो क्या सेक्रेट करता है? डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट करता है। और बहुत सारा ग्लैंड्स जो मिलकर एलिमेंटरी कैनल बनते हैं, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर और पैनक्रियास, वो भी डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट करते हैं, जिससे हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है। और पैनक्रिया भी ऐसा ही डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट करता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। The digestive juices convert complex substances of food into simpler ones. The digestive tract and the associated glands together constitute the digestive system. तो यहाँ पे बताया गया है सारा ग्लैंड्स। तो ग्लैंड्स क्या क्या है वो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैं बता देता हूँ। ग्लैंड्स में आता है सलेवरी ग्लैंड्स एक ग्लैंड है, लीवर भी एक ग्लैंड है, पैनक्रिया भी एक ग्लैंड है। तो ये सब एक ग्लैंड कंस्टिट्यूट करता है, ये सब मिलके ग्लैंड बनता है। और सारे ग्लैंड्स और सारे स्टोमक को मिलके डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। मतलब इधर सारा पैनक्रिया है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर है, बकल कैविटी है, सलाइवरी ग्लैंड, ओइसोफेगस है, सबको मिला के बनता है डाइजेस्टिव सिस्टम। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। Now let us know what happens to the food in different parts of the digestive tract. तो अब हम पढ़ेंगे अलग अलग डाइजेस्टिव ट्रैक में, अलग अलग जगह पे क्या होता है फूड को, फूड कैसे डाइजेस्ट हो जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। The mouth and the buccal cavity. Food is taken into the body through the mouth. The process of taking food into the body is called इंजेशन। तो एक प्रोसेस, सिंपल प्रोसेस है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इंजेशन जो लिखा है, आप फूड को जब अपने मुंह में डालते हैं वो अंदर चला जाता है। तो जिस प्रोसेस से वो अंदर जाता है उसको हम इंजेशन बोलते हैं। मतलब आप फूड खाने को अपने मुंह में डाल रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? इंजेशन कर रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। We chew the food with the teeth and break it down mechanically into small pieces. Each tooth is rooted in a separate socket in the gums. Our teeth vary in appearance and form different functions. According, they are different given names. तो हमारे पास 32 दांत है। आप देख सकते हैं इधर पिक्चर दिया हुआ है, हमारे पास 32 दांत हैं और इनका अलग अलग नाम दिया हुआ है, इनका अलग अलग फंक्शन है। तो चलिए इसको देखते हैं कौन कौन से टीथ का क्या नाम है। तो पहले जो 4 टीथ हैं, देख सकते हैं पिक्चर थोड़ा हेजी है। पहले जो 4 टीथ हैं वह है इंसेसर। पहले 4 टीथ को हम बोलते हैं इंसेसर। उसके बाद जो 2 टीथ है उसको हम कैनाइन कहते हैं, कैनाइन। उसके बाद जो 4 टीथ है उसको हम कहते हैं प्रीमोलर। और उसके बाद जो 6 टीथ है वो सबसे बड़े बड़े टीथ होते हैं, उनको हम कहते हैं मोलर। सबके अलग अलग फंक्शन है। तो कटिंग के लिए, चॉपिंग के लिए, मतलब छोटे छोटे पीसेस में कट करने के लिए कौन से टीथ इस्तेमाल होते हैं? इंसेसर और कैनाइन। उसको चबाने के लिए, पीस देने के लिए कौन से काम आते हैं? मोलर और प्रीमोलर। तो सबके अलग अलग फंक्शन है, तो ये हमको थोड़ा समझ लेना है। तो ये हमने समझ लिया। अब पढ़ते हैं मिल्क टीथ। मिल्क टीथ क्या है? तो आप देख सकते हैं मिल्क टीथ इधर दिया हुआ है ऊपर में। तो ये क्या है, इसके बारे में समझना है। डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ some years ago? The first set of teeth grow during infancy
and they fall off at the age between 6 to 8 years. These are termed at milk teeth. तो अब जब आप छोटे होते हैं, आपका जब एज इनफेंसी में होता है, इनफेंसी मतलब आपका छुटपन, यॉथफुल टाइम, जब आप बहुत छोटे होते हैं, जब आपका नया नया दांत निकलता है, तब 6 से 8 साल के बीच में आपका वो दांत गिर जाता है और नया दांत उगता है। तो जो दांत गिर जाता है उसको हम कहते हैं मिल्क टीथ। और कुछ दांत ऐसे होते हैं जो मिल्क टीथ के बाद उगते हैं, वो फिर वापस टूटने के बाद नहीं उगते हैं, या तो वो ज़िंदगी के बीच में ही गिर जाते हैं या जीवन भर रहते हैं। तो उन दांत को हम बोलते हैं परमानेंट टीथ। मतलब मिल्क टीथ आपका है, वो टूट गया, फिर नया दांत जो उगता है वो परमानेंट टीथ होता है, वो टूटेगा तो फिर नहीं उगेगा। तो चलिए अब इसको पढ़ते हैं। The second set that replaces them are the permanent teeth. The permanent teeth may last throughout life or fall off during old age or due to some dental disease. तो कुछ टाइम ऐसा भी होता है आपका दांत में कीड़े लग गया है या कोई और डेंटल डिजीज़ हो गया है। तो डेंटल डिजीज़ हो गया है तो आपका वो दांत उसी समय गिर जाता है। तो डेंटल डिजीज़ एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, डेंटल डिजीज़। इसका मतलब मैं बता दूं, डेंटल डिजीज़ मतलब दांतों का बीमारी। तो चलिए ये पेज क्लियर हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। इधर देखिए, इधर टेस्ट किया हुआ है, तो इस टेस्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना है। इधर कुछ वर्ड सेंटेंस मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं, ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वाला आपको समझ लेना है। द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर्स। तो जो सलाइवा होता है वो स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है, उसको छोटा छोटा पीसेस में कट कर देता है, छोटा छोटा पीसेस में बांट देता है। तो उसके बाद वो क्या बन जाता है, शुगर बन जाता है। द सलाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर्स। तो सलाइवा से जब इंटरैक्ट होता है स्टार्च एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, तो वो शुगर बन जाता है। ये बस इसमें लिखा हुआ है, फिर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे पढ़ते हैं। We use our tongue for talking. Besides, it mixes saliva with food during chewing and helps in swallowing food. We also taste the food with our tongue. It has taste buds that detect different tastes of food. तो टंग का क्या क्या काम है, टंग का क्या फंक्शन है, वो इधर समझाया गया है। तो टंग क्या करते हैं, उसका फंक्शन क्या है, वो हमको समझना है। जो टंग होता है हमको बात करने में हेल्प करता है, जो सलाइवा है उसको खाने के साथ मिक्स कर देता है और फूड को स्वालो करने में हेल्प करता है, फूड को निगलने में हेल्प करता है और फूड को डिटेक्ट करने में मतलब पहचानने में भी हेल्प करता है कि फूड तीखा है कि खट्टा है कि मीठा है। तो इधर पिक्चर भी दिया हुआ है टंग का टेस्ट बर्ड का, तो आप देख सकते हैं। ये रेड जो साइड में है वो सॉर है और ये जो सीधा सीधा लाइन है बहरेदार है वो सॉल्टी है और ये जो बॉक्स है वो स्वीट है और एकदम टॉप में ये बीटर है। मतलब यहाँ पे कुछ भी जाएगा तीखा तो आपको पता चल जाएगा वो चीज़ तीखा है, और यहाँ पे जाएगा रेड वाले एरिया में तो आपको पता चल जाएगा वो खट्टा है। सॉर मतलब खट्टा होता है। और पहरेदार यानी लाइन वाले जगह पे जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि वो सॉल्टी है, नमकीन है। और ये बॉक्स वाले में जाएगा तो आपको पता चल जाएगा ये मीठा है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये स्वीट्स एंड टूथ डीके, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ that are not harmful to us. However, if we do not clean our teeth and mouth after eating, many harmful bacteria also begin to live and grow in it. These bacteria break down the sugars present from the leftover food and release acids. The acid gradually damages the teeth. This is called teeth decay.
तो हमारा जो मुंह है, हमारे मुंह में पहले से ही बैक्टीरिया रहते हैं। अगर हम उनको साफ़ नहीं करते हैं तो और भी बैक्टीरिया आ जाते हैं, और मुंह में जो खाना बच जाता है, मीठा बच जाता है, उनको वो बैक्टीरिया खा लेते हैं और क्या रिलीज़ करते हैं, वेस्ट रिलीज़ करते हैं, जिसमें एसिड आता है, और वो एसिड आपके दांतों को ख़राब करने लगता है। अब देखते हैं कीड़े लग रहे हैं, लेकिन वो कीड़े नहीं होते हैं, कीड़े का रिलीज़ किया हुआ एसिड होता है। एसिड की वजह से हमारा दांत काला हो जाता है, गंदा लग जाता है। तो इसीलिए हमें ब्रश करना चाहिए और दांतों में खाना बचाना नहीं चाहिए। मतलब दांतों में खाना अटक जाता है ना, उसको ब्रश से साफ कर लेना चाहिए। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। इट इज़ नॉट if it is not treated in time, it causes severe toothache and in extreme cases result in tooth loss. Chocolate, sweets, soft drinks and other sugar products are major culprits of tooth decay. तो अगर आपके दांतों में कीड़ा लग रहा है, फिर भी आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया, आपने इलाज नहीं करवाया, आपने रेमेडी नहीं लिया, तो और भी ख़राब होते जाएगा दांत। और साथ ही आप चॉकलेट खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, तो आपका दांत ख़राब होते होते पूरा गिर जाएगा, जब पूरा ख़राब हो जाएगा। इसलिए ट्रीटमेंट भी आपको ले लेना चाहिए। तो कल्प्रिट्स मतलब जो कॉज करता है, कल्प्रिट्स मतलब मैं बता दूं, जो कॉज करता है उसको, उसके कारण ही हो रहा है। चोट का कल्प्रिट क्या है? आप दौड़ रहे हैं, आप किसी टेबल से टकरा गए, तो आपका चोट का कल्प्रिट क्या है? टेबल आपका चोट का कल्प्रिट है। उसी तरह इधर ही। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Therefore, one should clean the teeth with a brush or दातून and dental floss, a strong thread which is moved between two teeth to take out trapped food particle at least twice a day and rinse the mouth after every meal. Also, one should not put dirty fingers on or unwashed objects in the mouth. तो आपको क्या क्या करना चाहिए इधर लिखा है। आपको दिन में 2 बार दातून या ब्रश से मुंह धोना चाहिए। फिर एक तो डेंटल फ्लॉस होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट है। डेंटल फ्लॉस क्या होता है? डेंटल फ्लॉस एक थ्रेड होता है जिसको 2 दांत के बीच में घिसा जाता है और सारा गंदा निकल जाता है। डेंटल फ्लॉस से धोना चाहिए। और हर एक मील के बाद, हर एक खाने के बाद आपको कुल्ला करना चाहिए, मुंह को रिंस करना चाहिए। रिंस मतलब कुल्ला होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना भूल गया, गंदे हाथों को मुंह में नहीं डालना चाहिए। इधर भी लिखा है वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स और अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन द माउथ। और साफ़ किया हुआ, जो साफ़ नहीं किया हुआ है, वो सब ऑब्जेक्ट भी मुंह में नहीं डालना चाहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये वाला इधर से शुरू हो रहा है, ये वाला मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये वाला चलिए इसको समझते